Now, good morning, everyone. This is our next lecture of electricity class 10, and our topic is electrical resistance. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम लोग अगर डिफाइन करें तो उसको कुछ यूँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रुकावट है, रुकावट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी सर्किट से करंट फ्लो होता है तो उस करंट में जो रुकावट होता है, करंट के फ्लो में रुकावट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा व्यू लोगे तो मैंने आपको कहा था कि किसी कंडक्टर की बात करें तो एक कंडक्टर के अंदर, कोई भी आप कंडक्टर ले लो तो उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। अगर उस एटम्स के बारे में आप बात करोगे तो सारे जो एटम्स होते हैं वो एटम्स, हर एक एटम्स के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हर एक ऑर्बिट में या हर एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं। जब वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं तो हमारे टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर में, इसमें हम लोग नॉर्मली जीते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप छोटे से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें जो एक एटम के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में मूव करता रहता है, उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है एक एटम के, वो एनर्जी गेन कर लेता है फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, दैट इज आवर रूम टेम्परेचर। ये एनर्जी उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है और वो एनर्जी उससे गेन करके वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और वो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर रहता है, उससे ज़्यादा एनर्जी वो गेन कर लेता है और ऑटोमोस्ट सेल को छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो अगर एक एटम की बात करें और एक एटम जिसका ऑटोमोस्ट सेल एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अगर बाहर निकल गया तो वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो अब न्यूक्लियस से बॉन्डेड ना रहा, एक एटम के न्यूक्लियस से बॉन्डेड ना रहा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और एटम इटसेल्फ एक आयन बन गया। तो अगर एक एटम के अंदर, अगर एक किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर झांक के देखें तो हमको ये समझ में आया कि उसमें दो चीज़ हमको मिलेगा, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा और एक के हमको उसमें आयंस मिलेगा, पॉजिटिव आयंस। तो अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एनर्जी लिया था, तो अगर एनर्जी लिया था तो इसका मतलब मूव करेगा, तो इसका अंदर एनर्जी है और एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो मूव करेगा। बट ये मूव कंडक्टर के अंदर होगा और ये रैंडम मूवमेंट होगा। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो ब्लू से प्लस बनाया गया है, ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो बना है। क्यों बना है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एटम। और जो इलेक्ट्रॉन था अब वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करता रहता है। क्या अभी इससे करंट पास हो रहा है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप चाहते हो कि इससे करंट पास हो तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा और इसको ऐसा करने के लिए हम लोगों को एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं या बैटरी बोलते हैं। जब हम एक सेल लगाएंगे, सेल लगाने के बाद क्या होगा? जैसे सेल लगाएंगे तो इसका दो टर्मिनल, सेल का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला एंड जोड़ है तो ये पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव टर्मिनल से ये एंड जोड़ है तो ये नेगेटिव बन गया। जैसे ये टर्मिनल पॉजिटिव बना तो अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन मूवेबल हैं, लेकिन यहाँ जो आयन से ये फिक्स्ड है। आयन कैन नॉट मूव इटसेल्फ, आयन मूव नहीं करेगा यहाँ पर, वो फिक्स्ड है अपने पोजीशन पे। बट जो इलेक्ट्रॉन से सिर्फ वो मूव करेगा। जैसे तुम इसका पॉजिटिव करोगे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ड्रिफ्ट होने लगेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ड्रिफ्ट होता है, इसकी तरफ मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से नीचे की तरफ आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, करंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने लगेगा। बट इस मूवमेंट में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये कोलाइड करेंगे इस पॉजिटिव आयन से, क्योंकि उनके रास्ते में तो आयन्स घिरा हुआ है, पसरा हुआ है। जब टाइम तो टकरा जाएंगे आयन से, और सिर्फ टकराएंगे आयन से नहीं, हो सकता है खुद से भी टकराए। हम लोग अगर 10 लोगों को एक टनल में छोड़ दें घूमने के लिए कि चलो मूव करो, सबका हाथ एक दूसरे से पकड़ा दें, तो जब वो दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली है कि एक दूसरे में भी टकराएंगे, एज वेल एज टनल के अंदर जो पत्थर वगैरह होगा उससे भी टकराएंगे। तो उस पत्थर को आप पॉजिटिव आयन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं और आप एक दूसरे को ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो और आपको मालूम पड़ेगा कि आप खुद में भी टकराओगे एज वेल एज जो पत्थर है उसमें भी टकराओगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके मूवमेंट में, आपके रन में रुकावट पैदा होगा
और अगर करंट की बात करोगे तो करंट जब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें भी रुकावट पैदा होगा, एंड दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसी हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। दस वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस और एब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रुकावट होता है, जो हिंड्रेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में आप यहाँ से यहाँ मेंशन कर लोगे, वही बात है जो मैंने आपको अभी इन दोनों फिगर के वे में समझाया था। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। और ओम्स लॉ की अगर बात करें तो ओम्स लॉ, अभी तक हम लोगों ने करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ लिया। तो ओम्स लॉ इज अ क्वालिटेटिव रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट across any conductor or end of the conductor. ओम्स लॉ, ओम साहब का कहना था, ओम साहब ने बहुत सारे एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि एक उन्होंने अप्लायंसेज लिया, उस अप्लायंसेज में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। जैसे पहले 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, फिर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, फिर 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो करंट आया सर्किट के अंदर एमीटर से मेजर किया, और मेजर करने के बाद दोनों के बीच में रिलेशन देखा। जब रिलेशन देखा तो उनको मालूम पड़ा कि जो वोल्टेज है और करंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है लीनियर है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को उन्होंने अपने लॉ में फिक्स किया, और इनका लॉ कुछ यूँ था कि इनका मानना यह था कि करंट जो किसी सर्किट से फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के और टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर। बट एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर कि जब ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे तो कभी कभी इनको ग्राफ लीनियर नहीं मिल रहा था, या कभी कभी रिलेशन लीनियर नहीं मिल रहा था। कब? जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा था, जब टेम्परेचर अलग अलग जगह पे जब कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तो टेम्परेचर अलग अलग था, उस समय रिजल्ट लीनियर नहीं मिल रहा था। जब प्रेशर चेंज हो रहा था रिजल्ट लीनियर नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब जब ये ओम्स लॉ को वैलिड करना है, जब आपको ये दिखाना है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V, उस वक्त जो फिजिकल कंडीशंस है सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। सो वी कैन नॉट डिफाइन ओम्स लॉ एज करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference or voltage across the end of the conductor, provided physical conditions such as temperature, strain, pressure of the conductor remains constant. Thus, according to Ohm's law, I is proportional to V, or we can say that V is proportional to I. If we remove the sign of proportionality, we get a constant, and that constant is R. So V is equal to IR. This is the main formula which is driven by Ohm's law. V is equal to IR. Terminal voltage or voltage commonly called is equal to current time resistance, current into resistance, where R is called constant of proportionality, and it's called resistance. और यहाँ से आप R का फार्मूला भी निकाल सकते हो, R is equal to V upon I. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेजिस्टेंस को कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ PG, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। अब यहाँ से कुछ बातें हैं जो रजिस्टर, हमको दो फार्मूला मिल चुका है, V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन I एक बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखिएगा ध्यान यहाँ पर। यहाँ से देखोगे तुमको मालूम पड़ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो I की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिख भी रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, मस्ट रिमेंबर दिस। R डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर बट नॉट ऑन V एंड I। आगे देखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि I और V में क्या रिलेशन है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जब करंट बढ़ाओगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस घटने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो फिक्स रेजिस्टेंस होगा वही होगा सर्किट का, रेजिस्टेंस फिक्स होता है सर्किट का। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज अप्लाइड और द करंट प्रोड्यूस्ड, इट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स दैट वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हम R का V बाई आई, तो अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट शुड बी R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V का तो वोल्ट होता है, वोल्टेज जिसको आप बोलते हो कैपिटल V, और करंट का एम्पियर मतलब वोल्ट पर एम्पियर, एंड दिस वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम, डिनोटेड बाय ओमेगा। दिस इज अ सिंबल ऑफ ओमेगा। सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम, विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा।
अब अगर हम लोग डिफाइन करने जाएं कि 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करें तो बहुत आसान है 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करना। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई है, तो यहाँ अगर 1 कर दे, यहाँ 1 कर दे, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर मिल जाएगा जो 1 ओम के बराबर होगा। तो डिफाइन कर लेंगे हम लोग कुछ इस तरह से कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का हम बोलेंगे कि 1 ओम है कब, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, अगर उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, कब, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के इन में हो। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट at a potential difference of 1 volt applied across the end of the conductor. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. This is the definition of 1 ohm of resistance. अब रेजिस्टेंस तो रुकावट है, रेजिस्टेंस को अगर उल्टा कर दें तो हमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल जाता है जिसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। तो हम लोग कंडक्टेंस को नॉर्मली एज इट इज डिफाइन करते हैं, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जिसको G से लिखते हैं इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट जो होगा ओम होता है ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का, तो ओम इनवर्स होगा इसका। और दिस ओम इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेन, SEIMEN, सीमेन। किसी इसको मोहो भी बोलते थे, पहले की बुक में आप देखोगे तो मोहो भी लिखा था, बट दैट्स नॉट अ गुड चॉइस टू राइट मोहो। वी शुड राइट ओम इनवर्स और ओमेगा इनवर्स और सीमेन। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, लेकिन R जो है वो V और I दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो इस बात को हम लोग अभी समझ लेते हैं कौन कौन से फैक्टर पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो टोटल 4 फैक्टर हैं जिसपे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और सबसे पहला फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल है, किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, किस मटेरियल का जो जिसे आप करंट पास करना चाह रहे हो वो बना हुआ है। तो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोच के देखो, अलग अलग मटेरियल की बात करो तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग होगी। जिसकी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, कह सकते हो उससे करंट भी ज़्यादा होगा, उससे करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। इस हिसाब से जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। एलॉय का रेजिस्टेंस हाई होगा। सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा, वेरी हाई एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि सेमीकंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, और जब उसके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटने लगता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, जो पढ़ाएंगे हम आपको आगे। सो सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम की बात करो, सिलिकॉन की बात करो, 0 डिग्री सेल्सियस पे इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस घटने लगता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे हाईएस्ट होता है। तो पहला जो फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस वो है नेचर ऑफ मटेरियल, ऑन द चॉइस दैट व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल डू वी हैव। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप टनल का एग्जांपल याद रखोगे। अगर आपको दौड़ने के लिए कहा जाए टनल में, आप इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट कर रहे हो और आपको टनल में दौड़ना है, मतलब एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। अगर कंडक्टर का लेंथ बड़ा होगा, अगर टनल का लेंथ बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगा बाहर निकलने में, रुकावट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी आपको। लेकिन अगर टनल का लेंथ छोटा होगा तो रुकावट कम मिलेगी। तो इस एनालॉजी से ये समझ में आता है कि अगर टनल का लेंथ बड़ा होगा तो आपको टनल से बाहर निकलने में रुकावट ज़्यादा होगी, चूँकि हिंड्रेंस ज़्यादा पैदा होगा। टनल छोटा होगा, आप आराम से निकल जाओगे। तो एक कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर में अगर लेंथ बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, और अगर कंडक्टर का लेंथ छोटा हुआ तो रेजिस्टेंस भी छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक इन से दूसरे इन में आने में रुकावट कम पैदा होगी। सो thus we can say that the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor, provided that the area of cross section remains constant. सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर हम बनाते हैं। आप ये कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, कंडक्टर का लेंथ L है। जब इस कंडक्टर का लेंथ L है तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो R होगा, से सपोज कैपिटल R होगा। अगर इसके लेंथ को हम डबल कर दें, इफ वी डबल द लेंथ ऑफ दिस वायर, अगर इसके लेंथ को हम डबल कर दें, प्रोवाइडेड दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ को अगर हम डबल कर दें तो लेंथ को हमने 12 कर दिया। जैसे ही हम लेंथ को 12 करेंगे हम देखते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो 2R होता है, प्रीवियस वाले का डबल। So if we half the length of this wire provided the area of cross section remains same,
अगर इसके वायर के लेंथ को हाफ कर दे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। याद रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वक्त चेंज नहीं होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात। अब नेक्स्ट की बात करें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नेक्स्ट जो फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आपको अगर टनल जो दिया जाए और वो टनल अगर आपको छोटा दिया जाए, सपोज करिए आपको वो टनल दिया जाए, अगर वो टनल आपको छोटा दिया जाए, तो जब टनल छोटा होगा तो 10 लोगों को दौड़ने में एक दूसरे में टकराएंगे ज़्यादा। लेकिन टनल का अगर एरिया बढ़ा दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम पीछे ये बता चुके क्या होता है, ये पेन का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला पार्ट ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अगर टनल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए, टनल का ओपनिंग बढ़ा दिया जाए, टनल का एरिया बढ़ा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो 10 लोग हैं उनको अच्छी जगह मिलेगा दौड़ने के लिए। तो इसका मतलब अगर एक कंडक्टर को हम कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अगर उसके थिकनेस को बढ़ा दें, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें, तब इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब उसमें रुकावट कम पैदा होगा, वो पॉजिटिव आयन एज वेल एज इटसेल्फ कम टकराएंगे अपने आप में, और जो पॉजिटिव आयन उससे कम टकराएंगे। तो वी कैन क्लियरली see that the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section। जितना मोटा वायर होगा उतना ज़्यादा उससे करंट अच्छे से फ्लो होगा या उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर आप इसको फिगर से समझना चाहते हो तो आप फिगर से भी इसको समझ सकते हो। और वो ये देखो, आपके पास एक वायर था, दिस इज आवर वायर, इसका लेंथ जो था, प्रोवाइडेड लेंथ इज कांस्टेंट, लेंथ अभी कांस्टेंट मान रहे हैं एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, रेजिस्टेंस आर था। अगर हम इसको हाफ कर दें, सपोज करो लेंथ सेम रखें लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें, लेंथ प्रोवाइडेड लेंथ इज सेम, लेंथ इज सेम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2, अगर ऐसा कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 कर दें, लेंथ सेम है, तब इसका रेजिस्टेंस देखा गया कि वो r/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लेंथ डबल कर दें, सपोज करो कि अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं, लेंथ को डबल कर दें, लेंथ को अगर हम डबल कर दें, लेंथ को अगर हम 12 कर दें, 2a कर दें, लेंथ को अगर हम 2a कर दें, 2a कर दें लेंथ को, तब रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये आपको थर्ड जो डिपेंडेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड है। नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर पे, लास्ट टेम्परेचर पे डिपेंड है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो जैसे हम अल्टरिंग करते हैं, टेम्परेचर में चेंज करते हैं, अलग अलग मटेरियल जो होता है वो अलग अलग टाइप से बिहेव करता है। हमारे पास कई तरह का मटेरियल है, एक मेटालिक कंडक्टर है, एलॉय है, सेमी कंडक्टर है। इंसुलेटर में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो उसकी बात अभी करेंगे नहीं हम। तो अलग अलग डिवाइसेज या अलग अलग मटेरियल में जब करंट हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अलग अलग टाइप से बिहेव करते हैं। पहले हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की। तो याद रखना आपको, मेटालिक कंडक्टर की अगर बात करें तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब अगर हम हीट देते हैं उसको, तो हीट देने पे क्या होता है, जैसे हम मेटालिक कंडक्टर को हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है और वो बहुत तेजी से मूव करने लगता है। जब वो तेजी से मूव करता है तो उसका कोलिजन ज्यादा होता है पॉजिटिव आयन में एज वेल एज देमसेल्फ। इस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि मेटालिक कंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, याद रखेंगे। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, ऐसा हम अभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीज करने की बात करेंगे। घटेगा तो घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे अभी हम। एलॉय की अगर बात करें तो एलॉय में टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस में कुछ खासा चेंज वगैरह नहीं आता है। एलॉय के अंदर जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एलॉय के अंदर रेजिस्टेंस में कुछ खासा फर्क नहीं आता, क्योंकि इसके ऑलरेडी इसके अंदर हीट डिसिपेट होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है इसका। सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ एक यूनिक्वेंसी है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, याद रखेंगे। इसके रीजन को कभी डिस्कशन करेंगे इन रेजिस्टिविटी कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस का, जैसे आपके पास सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो उस समय उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो घटने लगता है रादर कि उसको बढ़ना चाहिए। So the four factor on which the resistance of a conductor depends are nature of material first, length of conductor, area of cross section of the conductor and temperature of the conductor. Now the very next point which is most important in standard 10th is IV graph or VI graph. Now we'll discuss about IV graph and VI graph. What do you mean by IV graph and VI graph, and which type of question may be asked in your exam related to IV graph or VI graph.